Hello class 8. So welcome back again. So what we were doing, we were learning the chapter 3 in the section of history, that is colonial agrarian policies. So what we are going to study today in this video, we are going to study today some Mehalwari system and Ryotwari system. But before learning these systems, let us understand why company introduced or devised these new systems. Unlike in my previous video, we have discussed two settlements. One was Izardari settlement, which was introduced by Warren Hastings and it got failed also. Then company introduced another settlement, that was permanent settlement, which was introduced by Lord Cornwallis. अब परमानेंट सेटलमेंट के अंडर में क्या हुआ था, द फार्मर्स, द पीजेंट, दे फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ रेवेन्यू बिकॉज it was a fixed or permanent system and harsh too. Even Britishers also realized that zamindars are earning more from this system. So in the 19th century, many officials of the company, they convinced that the system of revenue had to be changed. So a new system was introduced and that was Mehalwari system. It was introduced in 1822 by Holt Mackenzie. In modern day means आज का जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, and in certain parts of Madhya Pradesh, Punjab also. Then it is written that it accounted for 30% of the company's territories covering the United Provinces. Central provinces means कुछ और parts में भी क्या था, Central provinces का मतलब हो गया आपका central part, and पंजाब कहाँ पर ये prevalent था. 30% कंपनी ने जो टेरिटरीज कवर की हुई थी वहाँ ये क्या था, महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ महल? महल मीन्स विलेज. वन महल इज इक्वल टू वन विलेज. अकॉर्डिंग टू मैकेंजी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स महल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व. उनको लगता था कि जो महल है, जो विलेज है, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है और उसको ज़रूरत है प्रिजर्व भी करने की. Hence, the unit of revenue settlement was the village or महल and the revenue demand was made collectively on the village. तो उन्होंने क्या किया कि कंपनी ने क्या किया कि अब एक एक पीजेंट से वो रेवेन्यू नहीं कलेक्ट करेगी. अब वो कंपनी पर्टिकुलर पूरे एक विलेज से टोटल क्या करेगी, रेवेन्यू कलेक्ट करेगी. हर किसान की ज़मीन को क्या करेगी, या हर फार्मर की ज़मीन को लेकर के सबको कैलकुलेट करके सबको ऐड कर देंगे. तो उसके बेसिस पर जो रेवेन्यू कैलकुलेट किया जाएगा, मीन्स अब विलेज के बिहाफ पर रेवेन्यू पे किया जाएगा, पूरे विलेज का कलेक्टिवली आएगा. अब किसी एक फार्मर से ना लेकर के पूरी विलेज से कलेक्टिवली लिया जाएगा. सो अब कंपनी को पता चल जाता था कि एक महल यानी एक विलेज से कितना अमाउंट आ रहा है, दूसरे विलेज से कितना आ रहा है, या दूसरे महल से कितना आ रहा है. Now the question arises by whom and how revenue is to be estimated. Means इसको estimate कौन करता था और इसको collect कौन करता था. So the company appointed village headman और लंबारदार, उसे लंबारदार भी कहते हैं, वो क्या करता था, रेवेन्यू को कलेक्ट करता था एंड हैंड इट ओवर टू द गवर्नमेंट. कंपनी को वो क्या करता था, हैंड ओवर कर देता था. The head of the village fixed the amount on the basis of the type of land, total land under the cultivation and the custom and rights of different agriculture groups. जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि how revenue is to be estimated, रेवेन्यू को एस्टिमेट कैसे करेंगे. तो जो विलेज का हेडमैन था यानी जो कलेक्टर था, उसको अथॉरिटी दी गई, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो क्या करेगा, हर फार्मर की लैंड एरिया को कैलकुलेट करेगा, कितना एरिया उसके पास कल्टीवेशन के अंडर में, उसके राइट्स, उसके कस्टम्स, क्योंकि एक विलेज में डिफरेंट ग्रुप्स के लोग रहते हैं. तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद, यानी पहले वो इंस्पेक्शन करेगा, कौन, कलेक्टर, विलेज हेडमैन, फिर उसको कलेक्ट करेगा सारी चीज़ों को, जितने भी उसने डेटा कलेक्ट किया, फिर उसको कैलकुलेट करने के बाद, ये सब सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद विलेज हेडमैन कंपनी को बताते थे कि इस विलेज से इतना रेवेन्यू पे करना है इनको. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि कौन कलेक्ट करेगा और इसको एस्टिमेट कैसे किया जाएगा. द रेट ऑफ रेवेन्यू वॉज रफली हाफ ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. अब जो रेट ऑफ रेवेन्यू था वो रफली कितना था, मतलब जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसका हाफ. दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली एंड नॉट फिक्स परमानेंटली. अब जैसे कि
परमानेंट सेटलमेंट में व्हाट दे अपडेट, कंपनी ने एक मिस्टेक की थी कि उन्होंने रेवेन्यू फिक्स कर दिया था, जिससे क्या होता था, जो सरप्लस होता था यानी जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता था तो वो कौन रख लेते थे, ज़मींदार रख लेते थे। तो ये कंपनी ने अब दोबारा मिस्टेक नहीं रिपीट करना चाहते थे, ये वाली मिस्टेक परमानेंट आपने कर दिया, फिक्स कर दिया उन्होंने रेवेन्यू। तो अब कंपनी ने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद उस अमाउंट को रिवाइज़ करेंगे। मीन्स उसके उस चेंजेस भी कर सकते हैं, उस अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं, और ये पावर किसके पास थी, ये पावर कंपनी के पास थी। However, even under this system, the condition of peasants remained pitiable, as the head of the village retained the right to extract revenue. कहते हैं इस सिस्टम के अंडर जो थी पीजेंट्स की कंडीशंस वैसी ही रही। पिटिएबल मीन्स उनके ऊपर पिटी आने वाली सिचुएशन, मतलब दया आने वाली। और जो क्योंकि उसका रीज़न ये था कि जो विलेज था वो उसके पास राइट रहता था कि वो रेवेन्यू को क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके। इस सिस्टम में कंपनी ने क्या किया, द कंपनी ट्राइड टू एलिमिनेट ज़मींदार एंड हिज रोल ऑल्सो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा अर्न करता था, तो ज़मींदार के रोल को इन्होंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। लेट अस सी अनदर सेटलमेंट, दैट वाज रियोतवाड़ी सेटलमेंट। रियोतवाड़ी सेटलमेंट, इसको मुनरो सिस्टम भी कहते हैं, बिकॉज इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो। अभी जो सिस्टम था ये साउथ ब्रिटिश टेरिटरीज में था, यानी सदर्न इंडिया में था, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया क्यों आता है, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर इन चैप्टर 2 वी हैव रेड द ब्रिटिश डिफीटेड टीपू सुल्तान, जिससे उसकी जो टेरिटरीज थी टीपू सुल्तान की वो उन्होंने एनेक्स कर ली थी। अब जब आप किसी की टेरिटरीज एनेक्स कर लेते हो तो कंपनी को क्या मिल गए, कंपनी को मिल गए दीवानी राइट्स। इट मीन्स द कंपनी हैज़ नाउ दे हैव राइट टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम दीज एरियाज। अब मान लेते हैं कंपनी ने बंगाल में कौन सा सिस्टम लगाया था, महलवारी सेटलमेंट। तो महलवारी सेटलमेंट ये इन्होंने सोचा कि हम साउथ में भी लगाएंगे। तो सिमिलरली जब कंपनी साउथ में आई तो उन्होंने सोचा कि साउथ में भी सिस्टम लगा देते हैं। बट व्हाट दे स्टार्टेड फर्स्ट, दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर ज़मींदार्स, जिसे विलेज हेडमैन भी कहते हैं। जिससे इन्होंने सोचा ज़मींदार मिलेगा तो हम उससे महलवारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और एक अमाउंट रेवेन्यू फिक्स कर देंगे। लेकिन सदर्न पार्ट में होता क्या है, देर आर नो ट्रेडिशनल ज़मींदार्स। जैसे नॉर्थ वेस्ट में आपको ट्रेडिशनल ज़मींदार्स मिले, वैसे ज़मींदार्स आपको साउथ पार्ट में इनको नहीं मिले। दस मुनरो इंट्रोड्यूस रियोतवाड़ी सेटलमेंट। अभी रियोतवाड़ी सेटलमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा फिर पढ़ेंगे आगे। इट वॉज फर्दर एक्सटेंडेड टू द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड असम। और बाद में इसी सिस्टम को, पहले इन्होंने मद्रास में इसको इंट्रोड्यूस किया और बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया, कहाँ, कंपनी ने बॉम्बे और असम में भी। और कितनी अकाउंटिंग जो थी वो थी इनके पास, कंपनी के पास टेरिटरीज 51%। Prior to Munro, Captain Alexander Reed had tried the Ryotwari system on small scale in areas were annexed by the British from Tipu Sultan. अब मुनरो से पहले एक कैप्टन थे जिनका नाम था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। व्हाट ही हैज़ ट्राइड, उन्होंने कोशिश की कि पहले उसको स्मॉल स्केल पर क्या किया जाए, ट्राई किया जाए। वो कौन से एरियाज़ थे, वो एरियाज़ थे जो कंपनी ने अनेक्स किए थे, किससे, टीपू सुल्तान से, जब टीपू सुल्तान डिफीट हो गए थे। इट मीन्स जो मुनरो सिस्टम था उसको पहले दो कॉलोनियल ऑफिशियल्स यानी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और दूसरे थे आपके थॉमस मुनरो, इन्होंने सिस्टम को क्या किया, स्मॉल स्केल पर इम्प्लीमेंट किया। In South India, there were no traditional zamindars and the land actually belonged to the cultivator, that is lord. अब मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि साउथ इंडिया में ट्रेडिशनल जमींदार्स तो एग्जिस्ट करते नहीं थे, तो जो लैंड था वो एक्चुअली किसको बिलोंग करता था, वो था रियॉट्स को। रियॉट्स का मतलब होता है कल्टिवेटर्स। नाउ बोथ मुनरो एंड रीड जो थे, दे फेल्ट दैट द लैंड सेटलमेंट मस्ट बी मेड डायरेक्टली विद द रियॉट्स। तो मुनरो रीड ने क्या फील किया, उनको ये लगा कि जब ज़मींदार्स एग्जिस्ट नहीं करते तो क्यों ना हम ये जो पेमेंट लेने वाले हैं, रेवेन्यू का कलेक्शन करने वाले हैं, वो डायरेक्टली रियॉट्स के साथ करें। इसलिए सिस्टम को हम कहते हैं रियोतवाड़ी सेटलमेंट। The system was not collected, the land revenue was not collected by the zamindar or the lambardar, but was taken from the riots or cultivators directly and they deposit it in the government treasury. तो ये लोग डायरेक्टली क्या करते थे, जो रियॉट्स थे, जो कल्टिवेटर्स थे, ये डायरेक्टली डिपॉजिट करते थे गवर्नमेंट के ट्रेजर में।
अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द कल्टिवेटर्स बिकेम लैंड ओनर्स एंड देयर वॉज नो इंटरमीडिएटरी फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो कल्टिवेटर्स ही क्या थे, लैंड ओनर्स थे, यानी ज़मीन के हकदार थे, और बीच में कोई इंटरमीडिएटर नहीं थे, यानी एक कंपनी थी और दूसरे आपके रियॉट्स थे। So here we have finished two settlement. One was Mahalwari settlement and the another is Rayatwadi settlement.